हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्राची। कहानी सुनने से पहले हेडफोन लगा लेना दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी में अपूर्ण नहीं हूँ। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से कराह निकल गई। राहुल चौंक कर उठ बैठे। क्या हुआ मधु? तकलीफ ज्यादा है क्या? नहीं, मैं शर्म से गड़ गई। दिन भर का थका हारा आदमी रात में चैन से सो भी न पाए। थोड़ा पानी, मैं धीमे से बोली। पानी पीकर मैं लेट गई। राहुल भी लेट गए। मैं शांत पड़ी रही ताकि राहुल को लगे कि मैं सो गई हूँ। लेकिन मेरा अंतर्मन चीत्कार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जीवित लाश बनकर रह गई हूँ। शरीर है पर स्पंदन नहीं। नारी की गरिमा से पूरी तरह अपूर्ण हो गई हूँ मैं। मेरी आंखें डबा आईं। कमरे की खिड़की के बाहर लगे रातरानी की खुशबू भी आज मुझे अपनी सी नहीं लग रही थी। यह पेड़ राहुल ने खास मेरे लिए लगवाया था। उन्हें पता चल गया था कि मुझे इस फूल की खुशबू बहुत पसंद है। रात का सन्नाटा किसी अबोले जानवर की पीठ पर लगाए जा रहे चाबुक की तरह प्रतीत हो रहा था। राहुल गहरी नींद सो चुके थे। मैंने आंखें बंद की तो 2 बूंद आंसू गालों पर ढुलक गए। करीब 1 साल से मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इन दिनों मैं बहुत ही उदास और सुस्त रहने लगी थी। थोड़ी थोड़ी देर पर बाथरूम जाना पड़ता। मेरी हमउम्र महिलाओं ने इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बतलाया। मेरे दोनों बच्चे भौमिक और अदिति बड़े हो गए थे। अदिति का हाई स्कूल था और भौमिक का बी कॉम का अंतिम वर्ष। राहुल की नौकरी भी अच्छी थी। कुल मिलाकर जिंदगी अच्छी चल रही थी। किटी पार्टी, शॉपिंग और राहुल का साथ, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अचानक इस उम्र में आकर मुझमें एक खालीपन सा भर गया था। ऊपर से इस बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैंने काफी दिनों तक दवा खाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने दवा दी पर साथ ही ये भी कहा कि यदि 3 माह तक इस दवा से लाभ नहीं हुआ तो गर्भाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना होगा। मैंने काफी दिनों तक दवा खाई पर कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। यदि इसमें देर की या लापरवाही बरती तो गर्भाशय का कैंसर भी हो सकता है। राहुल तो परेशान हो उठे। मैं भी घबरा गई। मेरे शुभचिंतकों ने मुझे ऑपरेशन करवा लेने की सलाह दी। ऑपरेशन के दिन पूरा घर और हमारे आत्मीय वहां मौजूद थे। मायके में कोई ऐसा नहीं था जिसे कुछ दिनों के लिए बुला लेती। अम्माजी का देहांत 2 वर्ष पूर्व हो चुका था। राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वे मेरी नींद सोते और मेरी ही नींद से जागते। खाना बनाने के लिए एक बाई रख दी थी। पूरे सप्ताह लोग मुझसे मिलने आते रहे। मैं ऊपर से हंसने का प्रयास करती पर अंदर से टूट रही थी। क्या राहुल अब भी मुझे वैसे ही प्यार करते रहेंगे? ये प्रश्न बार बार मेरे जहन में उभर रहा था। जिस दिन मैं घर आई उस दिन भौमिक और अदिति बहुत खुश थे। मम्मा, अब आप आराम करेंगी। घर के किसी काम का टेंशन आप नहीं लेंगी। हम दोनों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि घर कैसे चलाना है। डॉक्टर ने पूरे 3 महीने आपको आराम करने को कहा है। मैं मुस्कुरा दी। अतीत में विचरते हुए जाने कब मेरी आंख लग गई। समय धीरे धीरे खिसकने लगा। अदिति की बोर्ड की परीक्षा करीब आ गई थी। वो पढ़ाई में जुट गई थी। भौमिक भी घर में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद राहुल ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। घर पर रह गई थी मैं और सुनी दीवारें। मेरी सहेलियां और क्लब की मित्र कितना वक्त मेरे पास बिताती। किसके पास इतना वक्त था? सबकी अपनी अपनी गृहस्थी थी। शाम को राहुल आए तो बड़े अच्छे मूड में थे। मेरी कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या किया सारे दिन? बोर तो नहीं हुई? क्या करती, अब करने को रह ही क्या गया है? मेरे स्वर की निराशा राहुल से छुपी न रही। उन्होंने प्यार से मुझे पलंग पर बिठाया, फिर मेरा चेहरा ऊपर उठाकर बोले, देखो मधु, तुम खुद को बीमार मत समझो। बस थोड़ी कमजोर हो गई हो, पर अपने ऊपर ध्यान देने से कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तुम वही हो जो पहले थी। तुम्हारे कई शौक ऐसे होंगे जिन्हें तुम पिछले दिनों पूरा नहीं कर पाई। अब तुम उन्हें लेटे लेटे या बैठे बैठे पूरा कर सकती हो। एक दिन शाम को भौमिक कई सारी सीडी लेकर आ गया। मम्मा, आपको देवानंद की फिल्में पसंद है न? इन्हें देखिए और अपना वक्त बिताइए। धीरे धीरे 2 माह बीत गए। भारी चीज उठाने को डॉक्टर ने मना किया था। ग्वालियर से एक दिन सरला बुआ का फोन आया कि उनकी बेटी रश्मि आजकल दिल्ली में है।
उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर दे दिया है, वो स्वयं बात कर लेगी। दूसरे दिन ही रश्मि का फोन आ गया। हम दोनों का बचपन का बहुत साथ था। बहनों से ज्यादा हम सहेलियों की तरह थे। चलो कुछ तो अकेलापन कटेगा, मैंने सोचा। रश्मि को राहुल लेने गए। काफी मोटी हो गई थी रश्मि। मुझसे लिपट कर पहले तो गिले शिकवे हुए, तेरा ऑपरेशन था मम्मी ने बताया। बता अब कैसी है? ठीक नहीं हूँ, शरीर से नहीं मन से। मधु, मन को तो तुझे बांधना ही होगा। मैंने न समझ पाने के अंदाज में उसे देखा। मेरा मतलब राहुल से है। जीवन के इस परिवर्तन को तुझे बर्दाश्त करना ही होगा। तू कहना क्या चाहती है? खुलकर बताना, मैंने हैरान होकर पूछा। इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मेरा ऑपरेशन आज से 10 साल पूर्व हुआ था। मेरी बेटी गुड़िया मात्र 7 साल की थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं सोच रही थी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। पंकज मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने महसूस किया कि पंकज बुझे बुझे और उदास रहते हैं। मुझे आत्मग्लानि होती। आज 10 साल हो गए पर वो अपनी खुशी बाहर तलाशते हैं। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाती। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए तेरा दिल करे न करे, पर तू अपनी तरफ से अपनी उदासीनता राहुल पर जाहिर न करना, उसे प्यार करती रहना। रश्मि चली गई, पर मुझे अंदर तक हिला गई। तो क्या अब मैं राहुल के लायक नहीं रही? अब मैं उसे पहले की तरह प्यार नहीं कर पाऊंगी। शारीरिक तौर पर मैं राहुल को खुश नहीं कर पाऊंगी। रश्मि चली गई, पर मेरे मन में शक का एक बीज बो गई। मेरे मन में शक का एक कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब जब राहुल मुझे प्यार करते तो उनका प्यार मुझे दिखावटी लगता, जैसे किसी अपाहिज पर दया कर दी जाए तो कितना मानसिक संताप होता है उसे। कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी भी हो रही थी। मैं धीरे धीरे राहुल से कटने लगी। किसी से बात करने का दिल ही न करता। एक बार रूटीन चेकअप के लिए राहुल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैंने डॉक्टर को अकेला पाकर उनसे पूछा, डॉक्टर क्या इस ऑपरेशन के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक दूरियां हो जाती हैं? मेरा मन अब बहुत उचाट रहता है। ये बदलाव उम्र का है या ऑपरेशन के कारण? डॉक्टर ने मुझे समझाया, ये सिर्फ आपका वहम है। दूरी न शारीरिक होती है, न मानसिक। मुझे लगता है आप खुद को एक सामान्य महिला नहीं समझ रही हैं। इस ऑपरेशन का पति या पत्नी के संबंध से कोई मतलब नहीं है। आपकी उम्र तो 45 साल है। कुदरत की दया से आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने कई ऑपरेशन ऐसे भी किए हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे थे और आज वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। मधु, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो। मैं मानती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ भावनाओं से ही नहीं चलता। उसमें शारीरिक सुख बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर तुम खुद को बीमार समझोगी तो रिश्ते की रेत मुट्ठी से फिसल जाएगी। मैं बाहर आई तो राहुल बाहर इंतजार कर रहे थे। एवरीथिंग इज नॉर्मल, राहुल के प्रश्न का मैंने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दे दिया। किसी भी बात को समझने के दो पहलू होते हैं, एक व्यवहारिक, दूसरा भावनात्मक। डॉक्टर के भी समझाने का मुझ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने BSc किया था। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। डॉक्टर तो कितनों को रोज ऐसे ही समझाती होंगी। डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम और कम से कम 3 महीने तक कोई भी वजनी सामान उठाने को मना किया था। 10 महीने बीत गए। इस बीच राहुल 2 महीने के लिए जर्मनी भी हो आए। अदिति का हाई स्कूल हो गया और भौमिक ने MBA ज्वाइन कर लिया। मैं भी अब कभी कभी क्लब पार्टी में जाने लगी थी। लेकिन शक का एक कांटा जो रश्मि मेरे मन में बो गई थी, उसने धीरे धीरे नागफनी का रूप ले लिया था। राहुल अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। 2 महीने बाद ही हमारी शादी की 22वीं वर्षगांठ थी। कितना होहल्ला और धूम धड़ाका हम हर साल मचाते थे। मैं और राहुल मिलकर शॉपिंग करते। टाई और सूट के मैचिंग पर खूब झिक होती। किसको बुलाना है, कहाँ फंक्शन करना है, इस पर चर्चा चलती। लेकिन इस बार एकदम सन्नाटा था। बच्चे भी खामोश और राहुल भी कुछ नहीं बोल रहे थे। एनिवर्सरी के 2 दिन पहले जब राहुल ऑफिस से लौटे तो बड़े बेमन से एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लोग, तुम्हारा कुछ मेरे ऑफिस में आया है। मेरा? मैंने चौंक कर देखा। लिफाफे पर मेरा ही नाम लिखा था। खोला तो अंदर एक और लिफाफा था।
अंदर मनाली हिल स्टेशन के लिए प्लेन के 2 टिकट थे। ये टिकट? हाँ। राहुल कनखियों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, इस बार हम अपनी एनिवर्सरी मनाली में मनाएंगे। लेकिन राहुल। ओ मम्मा। पीछे से अदिति और भौमिक दोनों ने आकर मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। आप मना नहीं करेंगी? यहाँ का सब हम देख लेंगे। ओह, तो ये सरप्राइज गिफ्ट था तीनों की तरफ से। ये तीनों की मिली भगत थी। मैं मुस्कुरा दी। मनाली पहुंचकर वहां की हसीन वादियों में मैं खो सी गई। ऐसा लग रहा था मानो मेरा बचपन फिर से लौट आया है। मैंने सबके लिए शॉपिंग की। राहुल बस मुझे शॉपिंग करते हुए देखते रहे। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराकर पूछा। देख रहा हूँ आज तुम कितने दिनों बाद फिर पहले सी दिखी हो। इस बीच तुम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बोलती मैं? राहुल सच ही तो कह रहे थे। शायद मैं इतनी दुखी न होती, पर रश्मि ने मेरे मन में जो एक कीड़ा डाल दिया था, वही निकलने का नाम नहीं ले रहा था। रात में राहुल ने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। खाने के बाद वो टीवी लगाकर बैठ गए और मैं वहीं बिस्तर पर लेट गई। अचानक राहुल पलटे और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोले, मधु, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो। आज कह दो जो मन में हो। राहुल, मुझे लगता है मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रही हूँ। अधूरी हो गई हूँ मैं। मधु, जीवन की हर उम्र एक मोड़ लेकर आती है। इसे हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूँ। यदि पत्नी की उम्र बढ़ती है तो पति की भी तो बढ़ती है। क्या वो हमेशा युवा ही रहता है? पति पत्नी के बीच एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठकर निश्चल प्रेम में ही जीते हैं। फिर एक मामूली से ऑपरेशन ने तुम्हारे मन में ये डर बैठा दिया है कि तुम अब अधूरी हो गई हो। ये तुम्हारा भ्रम है मधु, तुम कहीं से भी अपूर्ण नहीं हो, न उम्र से न शरीर से। कहते हुए राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपना सिर राहुल के सीने पर टिका दिया। मन में अब भी एक शंका थी। पता नहीं मेरा साथ आज भी राहुल को वही प्रेम भरी संतुष्टि दे पाएगा या नहीं। एक अरसे के बाद आज मुझे सुख की नींद आई। मनाली की पहाड़ियों से जब सूर्य ने अपनी किरणें बिखेरी, उस समय मैं होटल की खिड़की से खड़ी उसे ही निहार रही थी। अचानक मुझे लगा कोई कह रहा है, जीवन की हर सुबह की शुरुआत एक बालक की तरह करें तो हर दिन तन और मन युवा ही रहता है। बिस्तर पर राहुल तकिए को सीने से लगाए एक बच्चे की तरह सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था जो मैंने शादी के बाद अंतरंग क्षणों में देखा था। सामने लगे शीशे में मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा था। मेरे खुले हुए बाल, माथे से पुछा हुआ रोली का बड़ा सा टीका। 2 बच्चों के बाद भी नाइटी से झांकती मेरी खूबसूरत काया। कौन कहता है मैं पूर्ण नहीं हूँ? मन का कांटा कब बाहर निकल गया, मैं जान ही न पाई। मेरा अंतर्मन बोल पड़ा, मैं अपूर्ण नहीं हूँ।